हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे YouTube चैनल SRG इन्फो में। आज हम हमारे पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई के बारे में। मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई किसी अर्थव्यवस्था में किसी समय पर उपलब्ध पूरी मुद्रा यानी पैसे की मात्रा होती है। इसका माप अर्थव्यवस्था में प्रयोग हो रही मुद्रा और बैंकों में जमा पैसे का जोड़ होता है। आमतौर पर किसी भी देश में इस मात्रा का उस देश का केंद्रीय बैंक नियंत्रण रखता है। मसलन भारत में यह जिम्मा भारतीय रिजर्व बैंक का है। मुद्रा आपूर्ति को केंद्रीय बैंक मुद्रा छापकर बढ़ा सकता है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि दर से अधिक तेजी से नोट छापकर मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाए तो देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाती है। अब मैं एग्जाम्पल की या उदाहरण की बात करूं तो जब जिम्बाब्वे ने मुद्रा आपूर्ति में तेजी से वृद्धि करी तो वहां अतिस्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे देश की मुद्रा लगभग बेकार हो गई और देश को अमेरिकी डॉलर को अपनी मुद्रा के रूप में प्रयोग करना पड़ा। आइए आगे हम बात करते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति की गणना किस तरीके से की जाती है। मुद्रा की आपूर्ति गणना करने के लिए मुद्रा समुच्चय का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा समुच्चय को एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि मान लीजिए M1 इज इक्वल टू जनता के पास नगद पैसे प्लस बैंकों के पास मांग जो जमा है प्लस RBI के पास अन्य जमा यानी गवर्नमेंट डिपॉजिट, अन्य देशों की केंद्रीय बैंकों की जमाएं या IMF आदि की जमाएं। M2 की बात करें तो जो M1 में था उसमें अगर हम डाकघर के पास जमा को भी जोड़ दें तो वो M2 हो जाता है। M3 की बात करें तो M1 में अगर बैंकों के पास सावधि जमाओं को जोड़ दिया जाए तो वह M3 हो जाता है। M4 की बात करें तो M3 में अगर हम डाकघर की सभी जमाएं जोड़ दें तो वो M4 हो जाता है। और M0 की बात करें तो जनता के पास नगद और RBI के पास अन्य जमाएं तथा RBI के पास बैंकों की नगद जमा जिसे हम CRR बोलते हैं तो वो M0 हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं M0 के बारे में। इसे दो भागों में बांटा गया है। एक होता है मौद्रिक आधार, दूसरा होता है उच्च शक्ति मुद्रा। बाजार में तरलता की गणना करने के लिए RBI के द्वारा M0 का प्रयोग किया जाता है। M1 व M2 को नैरो मनी कहा जाता है क्योंकि ये ऋण में अधिक मदद नहीं करते हैं। M3 व M4 को ब्रॉड मनी कहा जाता है क्योंकि ये ऋण में मदद करते हैं। M3 अधिक महत्वपूर्ण होता है। उपयुक्त मुद्रा समुच्चयों का प्रयोग 1977 से 1998 के बीच किया गया। वर्तमान में नए मुद्रा समुच्चयों का प्रयोग किया जाता है। नया मुद्रा समुच्चय को NM1 के नाम से जानते हैं, जिसमें जनता के पास नगद प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस RBI के पास अन्य जमाएं। NM2 NM1 प्लस बैंकों की अल्पकालिक सावधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाण पत्र। NM3 इज इक्वल टू NM2 प्लस बैंकों की दीर्घकालिक सावधि जमाएं प्लस बैंकों के द्वारा लिए गए दीर्घकालिक ऋण। L1 इज इक्वल टू NM3 प्लस डाकघर की जमाएं। L2 इज इक्वल टू L1 प्लस पुनर्वित्त संस्था की जमा और L3 इज इक्वल टू L2 प्लस NBFC की जमा हम शामिल करते हैं। आइए आगे बात करते हैं हम मुद्रा गुणांक के बारे में यानी मनी मल्टीप्लायर। मुद्रा गुणांक या मनी मल्टीप्लायर अर्थशास्त्र में उपयोग की जाने वाली एक अवधारणा है जो आर्थिक गतिविधि के समग्र स्तर पर मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन के प्रभाव का वर्णन करती है। यह इस विचार पर आधारित है कि जब अर्थव्यवस्था में अधिक धन उपलब्ध होगा तो लोगों द्वारा इसे खर्च करने की अधिक संभावना होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। मुद्रा गुणांक की गणना बैंकों द्वारा रखे गए भंडार की मात्रा से संचलन यानी सर्कुलेशन में मुद्रा या धन की मात्रा को विभाजित करके की जाती है। मुद्रा गुणांक और CRR में नकारात्मक संबंध होता है। CRR के बढ़ने से मुद्रा गुणांक कम हो जाता है। डिजिटल भुगतान बढ़ने से मुद्रा गुणांक बढ़ता है। अब बात करते हैं बैंकों के द्वारा ब्याज दर का निर्धारण। ब्याज दरों के निर्धारण के लिए RBI के द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसमें पहला है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट यानी BPLR। BPLR यह वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अपनी सभी लागतें और व्यय को तो पूरा कर लेता है
और साथ में कुछ प्रॉफिट भी प्राप्त कर सकता है। इसे प्रधान उधार दर को ही बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट हम कहते हैं। आरबीआई के द्वारा यह दिशा निर्देश 2004 में जारी किया गया। उनके अनुसार ब्याज दर बराबर प्राइम दर प्लस जोखिम होता है। प्राइम दर वह दर है जिस पर प्राइम उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान किया जाता है। बैंकों के दो प्रकार के उपभोक्ता होते हैं, एक तो प्राइम कस्टमर जो कि सबसे विश्वसनीय उपभोक्ता होते हैं, दूसरा सब प्राइम कस्टमर यानी जिनकी विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है। बीपीएलआर बाध्यकारी नहीं थी, इसलिए 2010 में आरबीआई के द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू की गई। आइए आगे बात करते हैं बेस रेट के बारे में। किसी बैंक का बेस रेट वह मिनिमम रेट है जिससे नीचे कोई भी बैंक किसी व्यक्ति या संस्था को लोन नहीं दे सकता। इसकी व्यवस्था 2010 में शुरू की गई। कोई भी बैंक बेस रेट की कम ब्याज दर पर ऋण को उपलब्ध नहीं करवा सकता था। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, बेस रेट की गणना के लिए बैंक की लागत की गणना की जाती है। बेस रेट की गणना में रेपो रेट को शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए यदि आरबीआई रेपो रेट में परिवर्तन भी करती है तब वह परिवर्तन बैंकों की ब्याज दर में परिलक्षित नहीं होता है, अर्थात मौद्रिक नीति कम प्रभावी हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं MCLR की, यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की गई ये एक पद्धति है जो कॉमर्शियल बैंक्स द्वारा ऋण ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह व्यवस्था सन 2016 में अपनाई गई। इसमें बेस रेट को प्रतिस्थापित किया गया। MCLR की गणना में रेपो रेट को भी शामिल किया गया। इसमें मौद्रिक नीति अधिक प्रभावी बन गई। अब बात करते हैं EBLR यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। पूर्ण पारदर्शिता और मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई ने बैंकों को 1 अक्टूबर 2019 को प्रभावी ऋण श्रेणी के भीतर एक समान भारी बेंचमार्क अपनाने का आदेश दिया। MCLR की गणना आंतरिक रूप से की जाती थी, जबकि EBLR की गणना 4 अब्राहम बेंचमार्क के आधार पर की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है रेपो रेट, दूसरा आता है 91 डेज का टी बिल यार्ड, फिर आता है 182 डेज का टी बिल यील्ड और चौथा है फाइनेंशियली बेंच मार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया बेंचमार्क। इस व्यवस्था से बेंचमार्क निर्धारण में समरूपता आई तथा मौद्रिक नीति और अधिक प्रभावी बन गई। आइए आगे बात करते हैं पेमेंट्स बैंक के बारे में, यानी भुगतान बैंक। 2015 में स्थापित किए गए ये बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप की अनुमति है, जिसमें प्रमुख ही ये है कि बैंक ग्राहकों से जमा तो ले सकता है लेकिन उन्हें लोन नहीं दे सकता। नचिकेता मोर समिति की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना की गई और इसको मुख्य उद्देश्य दिए गए कि यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देगा। इसे स्थापित करने के लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपीस की होती थी, जिसमें प्रवर्तक का हिस्सा 40% होना चाहिए। ये मांग जमाएं स्वीकार कर सकते हैं परंतु अवधि जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते। इसमें अधिकतम जमाएं 2 लाख रुपए तक की जा सकती है। यह डेबिट कार्ड भी जारी कर सकता है परंतु ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। CRR व SLR का इनको पालन करना होता है। CRR जमा कराने के बाद शेष राशि का 7.5% SLR के रूप में रखा जाना चाहिए। इसमें 25% राशि अन्य बैंकों में जमा करवानी चाहिए। पेमेंट बैंक के एग्जाम्पल है पेटीएम बैंक। आइए हम आगे बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, यानी लघु वित्त बैंक। इसकी स्थापना 2015 में हुई और इसमें न्यूनतम पूंजी रुपए 100 करोड़ निर्धारित की गई। प्रवर्तक की हिस्सेदारी 40% होनी चाहिए। यहाँ सभी प्रकार की जमाएं भी स्वीकार कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध करवाना। इनको CRR व SLR का पालन करना होता है। इनका PSL का टारगेट 75% है। 50% ऋण ₹25 लाख से कम के होने चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसी तरीके की एक संस्था है। आइए आगे बात करते हैं मुद्रा बैंक की, यानी माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। यह एक पुनर्वित्त संस्था है जिसकी स्थापना सन 2015 में की गई और इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्थापित किया गया।
मुद्रा बैंक सिडबी के अधीन में कार्य करती है। ये सूक्ष्म इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सड़क का विक्रेता है या कोई ठेले वाला है तो ये मुद्रा बैंक के जरिए ऋण ले सकते हैं। ये कृषि क्षेत्र को ऋण उपलब्ध नहीं करवाती है तथा इसमें 3 प्रकार से ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं। पहला शिशु जिसमें 50,000 तक का ऋण, दूसरा किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण, तीसरा तरुण योजना जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं लोकल एरिया बैंक की, यानी स्थानीय क्षेत्र बैंक। सन 1996 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इन्हें स्थापित किया गया। इसका कार्य क्षेत्र 3 जिले तक सीमित होता है। यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है। आरबीआई के द्वारा इनका नियमन किया जाता है। यह अनुसूचित बैंक बन सकते हैं। वर्तमान में 3 लोकल एरिया बैंक हैं। आगे बात करते हैं DFI की, यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यह किसी विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। यह अपने ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें पहला है वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना, दूसरों से ऋण दिलवाने के लिए यह गारंटर की भूमिका निभाते हैं, प्रौद्योगिकी प्रबंधन एवं विपणन में सहायता प्रदान करते हैं, अधिगोपन अंडर राइटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। ये व्यापार मेलों और संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं, आधारभूत ढांचा भी उपलब्ध करवाते हैं। भारत में इस समय 4 DFI इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। उनमें पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, जिसकी स्थापना सन 1948 में की गई। यह भारत का पहला DFI था तथा यह भारत सरकार का एक उपक्रम है। दूसरा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ICICI बैंक। इसकी स्थापना 1955 में की गई। यह भारत का दूसरा DFI है। 2002 में ICICI को नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर बनाया गया। तीसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी IDBI। इसकी स्थापना 1964 में की गई। प्रारंभ में इसका स्वामित्व RBI के अधीन था, लेकिन 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। 2004 में इसे बैंक बना दिया गया, नरसिम्हन समिति द्वितीय की सिफारिश के आधार पर। 2018 में LIC ने इसके शेयर भारत सरकार से खरीद लिए। DFI के अंतर्गत नंबर 4 पर जो संस्था आती है वह है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, यानी RICO। यह राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित एक संस्था है जिसका कार्य राजस्थान स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को डेवलप करना है। इसकी स्थापना तो 1969 में की गई, लेकिन 1979 में RICO को दोबारा से पुनर्गठित किया गया और सन 1980 में इसने काम करना शुरू कर दिया। आइए आगे बात करते हैं पुनर्वित संस्था एक्जिम बैंक की, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसकी स्थापना सन 1982 में की गई। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय बोल सकते हैं उसे मुंबई बनाया गया। अच्छा, इसका कार्य आयातकों व निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना था। अब बात करते हैं नाबार्ड की, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी भी स्थापना सन 1982 में की गई। इसका नाबार्ड एक्ट के माध्यम से की गई। इसका मुख्यालय मुंबई था। इसका कार्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाना है। प्रारंभ में इसका स्वामित्व भारत सरकार और RBI के पास था, लेकिन सन 2018 में इसका स्वामित्व पूर्ण रूप से भारत सरकार के ही अधीन आ गया। 1995 में इसके अधीन RIDIF की स्थापना की गई। आइए आगे बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की, यानी राष्ट्रीय आवास बैंक। इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली को बनाया गया। प्रारंभ में 100% RBI के स्वामित्व में था, लेकिन भारत सरकार ने इसे 2019 में खरीद लिया। आवास क्षेत्र के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करवाता है। मूल्य की निगरानी के लिए रेजिडेक्स इंडेक्स को ये जारी करता है। आगे बात करते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना सन 1990 में की गई। इसे हम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी बोल सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ को बनाया गया। प्रारंभ में ये IDBI के अधीन था और वर्तमान में भारत सरकार, SBI, LIC, IDBI, ETC इन सब के मालिक हैं। सिडबी लघु उद्योगों के विकास के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फंड इसके अधीन में कार्य करती है। इंडेक्स और CRI SIDX भी इसके अधीन में आती है।
अब बात करते हैं पॉपुलर NBFCs इन इंडिया में, जिनमें NBFC में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को हम ले सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कंपनियां जिसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता परंतु वह वित्तीय क्षेत्र में कार्य करती हैं, NBFC कहलाती हैं। इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम के अधीन की जाती है। ये विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। एग्जाम्पल में ये इंश्योरेंस, पेंशन, हाउसिंग सेक्टर, ऋण प्रदान करना आदि सेक्टर्स में काम करती हैं। इनका नियमन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इंश्योरेंस IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और पेंशन PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। हाउसिंग के लिए ये NHB का काम करती हैं और क्रेडिट के लिए RBI में काम करती हैं। भारत में लगभग 10,000 NBFC हैं। कुछ NBFC जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। ये सिर्फ अवधि जमाएं, टाइम डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। ये चेक बुक भी जारी नहीं कर सकते। इन जमाओं को DICGC सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसका पूर्ण स्वामित्व RBI के पास है। बैंक की जमाओं पर बीमा उपलब्ध करवाता है। ये 5 लाख तक का बीमा उपलब्ध करवाता है। प्रीमियम की राशि का भुगतान बैंक के द्वारा ही किया जाता है। आइए बात करते हैं फाइनेंशियली स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की, यानी वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, जिसे हम FSDC भी कह सकते हैं। इसकी स्थापना 2010 में हुई और इसके कार्य जो दिए गए वह थे वित्तीय स्थिरता को लाना, वित्तीय क्षेत्र का विकास करना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। विभिन्न विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना भी इसी का काम था। विनियामक संस्थाओं के बीच विवादों का निपटारा भी करवाना और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री को बनाया गया। इसके सदस्य सेबी का अध्यक्ष, RBI का गवर्नर, इंसॉल्वेंसीज एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चेयरमैन, IARDI का चेयरमैन, PFRDA का चेयरमैन, फाइनेंस सिक्योरिटी और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज के पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करता हूं। आज के पॉडकास्ट में इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर मुद्रा आपूर्ति को हमने कवर किया है और इसी तरीके के पॉडकास्ट मैं आपके सामने आगे भी लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको किस तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है। मैं उसी तरीके के सब्जेक्ट्स को आप लोगों के लेकर सामने आता रहूँगा। मैं प्रशांत आपका थैंक यू बोलता हूँ इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। थैंक यू।